गरीब और मध्य वर्ग का एक सपना होता है कि वो जिस चार दीवारी में अपने घर की खुशियां और तकलीफ देखे वो उसकी अपनी हो। वो छत जिसके नीचे वो गहरी नींद सोए या चिंता में करवटें बदलते रहे, वो छत उसकी अपनी हो। लेकिन सिर रखने पर दोस्तों की तरह संबल देने वाली चार दीवारी और दुख तकलीफ में सिर पर हाथ रखकर ढाढ़स बनाने वाली छत के लिए एक अदद जमीन की जरूरत है। फिर चाहे वो जमीन हाड़ तोड़ मेहनत के बाद खरीद कर मिली हो या जेब की हदों को जानकर मजबूर होकर ली गई सरकारी जमीन हो। कुछ ऐसी ही जमीन के विवाद ने पिछले सप्ताह जालौर जिले के ओडवाड़ा गांव में जो मंजर दिखाया, उसने पूरे राजस्थान की सत्ता और प्रशासन को हिला दिया। राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश पर 16 मई को जालौर जिले की आहोर तहसील के ओडवाड़ा गांव में ओरण की जमीन पर बने 440 मकानों को तोड़ने की कार्रवाई जालौर जिला प्रशासन ने भारी पुलिस लवाजमे के बीच में शुरू की। 40 डिग्री से ज्यादा के तापमान पर बेसहारा होकर ओरण की जमीन पर बने कच्चे पक्के मकानों में रहने वाले परिवार आखिर जाएंगे कहां पर, ये सोचे बिना प्रशासन ने आशियानों पर बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया, जबकि इससे पहले उन्हें पुनर्वास की व्यवस्था करनी थी। ऐसा नहीं है कि वन और ओरणों की जमीनों से अतिक्रमण हटाने की ओडवाड़ा गांव की पहली घटना। जून 2021 में हरियाणा के फरीदाबाद के खोरी गांव में उच्चतम न्यायालय के आदेश पर 10,000 मकानों को जमींदोज कर दिया गया था। खोरी गांव अरावली वन क्षेत्र में पड़ता था। यहां पर भूमाफिया ने जमीनों पर कब्जा करके इसे दिल्ली एनसीआर में मजदूरी करने आए उत्तर प्रदेश और बिहार के कामगारों को बेच दी थी। इन कामगारों ने इन जमीनों पर अपना मकान बना लिया था। वन की जमीन पर कब्जा करने के बाद मकान बनाने के विरोध में पर्यावरणविदों ने न्यायालय में वाद दायर किया। इस वाद पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के द्वारा निर्णय कर वन भूमि को खाली करने और मकानों को तोड़ने का आदेश पारित किया गया था। इसके विरोध में खोरी गांव के लोग उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए गए, लेकिन उच्चतम न्यायालय में भी उन्हें राहत नहीं मिली। उच्चतम न्यायालय में इन लोगों को एक राहत मिली थी, वो ये कि इन लोगों को पुनर्वास किया जाए। उच्चतम न्यायालय ने इन लोगों के पुनर्वास करने और पुनर्वास होने तक 2,000 रुपए प्रति माह मकान का किराया देने का आदेश दिया था। लेकिन ओडवाड़ा में इन लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था किए बिना ही मकानों को तोड़ना शुरू कर दिया गया। वैसे ओडवाड़ा गांव के ओरण से अतिक्रमण हटाने के मामले में राजनीतिक हस्तक्षेप और प्रदेश भर में हुई निंदा के बाद राज्य सरकार ने फिलहाल इस कार्रवाई को टाल दिया है। यही नहीं, उच्चतम न्यायालय से भी कार्रवाई पर सशर्त स्टे मिल गया है। लेकिन ये स्टे इस ग्राउंड पर मिला है कि प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया। मीडिया रिपोर्ट में जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार उनकी दलील थी कि ओडवाड़ा के ओरण क्षेत्र में 20 पट्टे वाले लोग भी हैं। इन पट्टों को निरस्त करने की कार्रवाई किए बिना यहां से अतिक्रमण हटाना विधि सम्मत नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि ओडवाड़ा को स्थायी राहत नहीं मिली है। पट्टे निरस्त करते ही यहां से अतिक्रमण फिर से हटाए जाने का रास्ता खुला हुआ है। सिरोही के पूर्व विधायक संयम लोढ़ा के द्वारा उनके एक्स अकाउंट पर पोस्ट किए गए वीडियो संदेश से भी यह इशारा मिल रहा है कि हाईकोर्ट से ओडवाड़ा के लोगों को राहत मिलने की आशा कम ही है। इन्होंने अपने वीडियो संदेश में बताया कि 20 मई को राजस्थान हाईकोर्ट की डबल बेंच में फिर से ओडवाड़ा प्रकरण की सुनवाई हुई। इसमें हाईकोर्ट ने अपने पुराने आदेश को ही दोहराते हुए उसकी पालना करके 20 जुलाई तक पेशी में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश राज्य सरकार को दिए हैं। मतलब ये कि ओडवाड़ा को न्यायालय से फिलहाल स्थायी राहत नहीं मिलती दिख रही है। अब इस पेशी के बाद सिरोही के पूर्व विधायक ने सभी राजनीतिक दलों से इन लोगों के मकानों को बचाने को लेकर सामूहिक प्रयास करने और मुख्यमंत्री भजन लाल से इस मामले में हाईकोर्ट की मुख्य बेंच, अवकाश बेंच या सुप्रीम कोर्ट में लोगों के पक्ष में सशक्त दलील पेश करने की अपील की है। तो क्या ओडवाड़ा के लोगों को स्थायी राहत मिल पाएगी? क्या ओडवाड़ा के ओरण में बसे नागरिकों के आशियाने उजड़ने का डर अब खत्म हो गया है? मुख्यमंत्री भजन लाल की सरकार के ओडवाड़ा के लोगों के साथ संवेदना से खड़े होने के दावा करने वाले आहोर के भाजपा विधायक छगन सिंह राजपुरोहित
ओडवाड़ा को राहत देने की आवाज उठाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस के सांसद प्रत्याशी वैभव गहलोत के दावों में कितना दम है और कितना राजनीतिक प्रपंच छुपा है, ये जानने से पहले ओरण की परिभाषा और इससे जुड़े न्यायिक पहलुओं पर नजर डालनी जरूरी है। ओरण की परिभाषा और ओरण पर अतिक्रमण नियमन के न्यायिक पहलुओं को जानने के लिए दस्तावेजों को खंगालने के दौरान एक ऐसा दस्तावेज भी हाथ लगा है जो नेताओं के ओडवाड़ा के लोगों के दुख में दुखी होने के दावों की पोल खोल देगा। दरअसल ओरण शब्द हिंदी के उर्ऋण शब्द से उत्पत्त माना जाता है। उर्ऋण का तात्पर्य होता है ऋण उतारना। भारत के लोग वैदिक काल से ही प्रकृति पूजक रहे हैं। प्रकृति के द्वारा मनुष्य के जीवन यापन के लिए दी जाने वाली वनस्पतियों और अन्य वस्तुओं के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए सैकड़ों सालों से पेड़ पौधों और वनस्पतियों से भरी जमीनों के कुछ हिस्से को देवताओं और प्रकृति के ऋण उतारने के लिए छोड़ा जाता रहा है। इन्हीं को ओरण कहा गया। ओरण को ओरण देव भूमि भी कहा जाता है। दरअसल इन जमीनों से लगे पेड़ पौधे नहीं काटे, इसके लिए इनमें लोग देवताओं को स्थापित करके उनकी पूजा करने का भी चलन है। ये गांवों की पवित्र भूमियां होती हैं जिन्हें देववन भी कहा जाता है। राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में करीब 5 लाख बीघा में फैले करीब 3017 ओरण हैं। इन ओरणों से लकड़ी तोड़ना, टूटी हुई टहनियों को उठाकर जलावन के लिए ले जाना, यहां से फल तोड़ना, इसकी जमीन पर बसना भी पाप माना जाता है। राजस्थान का सबसे बड़ा ओरण जैसलमेर का भादरिया माताजी में है। यह करीब 1,10,000 बीघा का बताया जाता है। पेड़ों को नहीं काटने से यहां पर कई वन्य जीव भी अपना आशियाना बनाने लगते हैं। इससे यहां पर एक अलग किस्म का इको सिस्टम डेवलप हो गया है। इसे ही बचाने के लिए उच्चतम न्यायालय ने 12 दिसंबर 1996 को सभी राज्य सरकारों को आदेश जारी किया था। वैसे ओरण शब्द अरण्य शब्द से भी व्युत्पन्न माना जाता है, लेकिन ओरणों को लेकर जिस तरह की श्रद्धा देखने को मिलती है उससे उर्ऋण से इसकी उत्पत्ति ज्यादा व्याकरण सम्मत लगती है। अब वो समाचार जानिए जो ये बताएगा कि ओडवाड़ा ही नहीं, इस जैसे कई ओरणों में हो चुके अवैध निर्माणों पर चले प्रशासनिक बुलडोजर को कोई नेता रोक पाएगा या नहीं, या फिर ये नेता ओडवाड़ा को लेकर सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। ओरणों को बचाने के लिए राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर आदि जिलों में ओरण बचाओ संघर्ष समितियां गठित हैं। अशोक गहलोत सरकार के द्वारा 2022 में जैसलमेर के पारेवर गांव की ओरण कुछ हिस्सा सीमेंट कंपनी के प्लांट के लिए आवंटित किए जाने के बाद वहां फरवरी 2024 में बड़ा आंदोलन हुआ था। ओरण बचाने के इसी तरह के छोटे छोटे प्रयास सालों से राजस्थान में कई जिलों में चल रहे हैं। कई लोग ओरणों को बचाने के लिए न्यायालयों की शरण में भी गए। उच्चतम न्यायालय में गोदावर्मन बनाम गोवा सरकार के वाद में सुप्रीम कोर्ट ने 12 दिसंबर 1996 को एक विस्तृत आदेश जारी किया था। अशोक गहलोत सरकार द्वारा अपने दूसरे शासनकाल में माउंट आबू समेत प्रदेश में कई इको सेंसिटिव जोन और रिजर्व फॉरेस्ट व वन्यजीव अभयारण्यों की सीमा से सटे चारों तरफ के 1 किलोमीटर के इलाकों को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाना इसी आदेश का परिणाम था। इसी आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने वन जीव अधिनियम 1980 की धारा 2 के तहत भारत में वन सदस्य उन इलाकों को डीम फॉरेस्ट घोषित किए जाने का आदेश दिया था जिनमें वन्य जीव और वनस्पति पनप रहे। इसी के तहत राजस्थान में ओरणों को डीम्ड फॉरेस्ट घोषित किया जाना था। इनमें ही ओरणों को डीम्ड फॉरेस्ट घोषित करने का निर्णय किया गया। राजस्थान सरकार ने 5 साल पहले इस तरह के 5 हेक्टेयर से बड़े ओरणों को डीम फॉरेस्ट में डालने का निर्णय किया था। ऐसे में ओरणों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अशोक गहलोत और वन मंत्री रह चुके सुखराम बिश्नोई भी अनजान नहीं होंगे। दिसंबर 2023 में राजस्थान की सत्ता पर काबिज होते ही भजनलाल सरकार ने काम को संभालते ही 1 फरवरी 2024 को राजस्थान के 32 जिलों में ओरणों को चिन्हित करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार डीम्ड फॉरेस्ट घोषित करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। राजस्थान में कुल 4 लाख हेक्टेयर भूमि को डीम्ड फॉरेस्ट में शामिल करने का
नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें सबसे ज्यादा क्षेत्रफल जैसलमेर जिले का है। पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज्यादा ओरण है। ऐसे में सबसे ज्यादा डीम्ड फॉरेस्ट घोषित की जाने वाली ओरणों की जमीनें भी यहीं की हैं। डीम्ड फॉरेस्ट या मानित वन वो वन भूमियां होती हैं जिनमें वन सदस्य घनी वनस्पति और वन्य जीव हैं, लेकिन ये राज्य सरकार के राजस्व रिकॉर्ड में वन के रूप में दर्ज नहीं है। डीम्ड फॉरेस्ट घोषित होने के बाद इन भूमियों को वन विभाग के नाम पर दर्ज कर दिया जाएगा। इसके बाद इन ओरणों में खनन, पेड़ों की कटाई, अतिक्रमण नियमन आदि नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा पक्के निर्माण और आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए केंद्र सरकार से आदेश लेना होगा, लेकिन वन्य पैदावार और घास लगाने की अनुमति होगी। इस अधिसूचना में जालौर जिले के 77 गांवों की करीब 2014 हेक्टेयर जमीन शामिल है, जिसमें सबसे ज्यादा 26 गांवों के ओरण आहोर तहसील के हैं। ओडवाड़ा ग्राम पंचायत भी आहोर तहसील में ही है। ओरणों को डीम्ड वन घोषित करने की इस अधिसूचना पर आपत्ति दर्ज करवाने की अंतिम तिथि 3 मार्च 2024 थी। जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, जोधपुर आदि में ओरणों को डीम्ड फॉरेस्ट में शामिल नहीं करने के लिए आपत्तियां जिला कलेक्टर और वन विभाग के समक्ष लगाई गई थी। ओरवाड़ा मामले में राजनीतिक गुंजाइशें तलाशने की कोशिश करते आहोर के विधायक छगन सिंह राजपुरोहित, वैभव गहलोत, सुखराम बिश्नोई और अशोक गहलोत आदि जैसे नेताओं को जालौर, सिरोही, सांचौर लोकसभा के लोगों को यह बताना चाहिए कि इस अधिसूचना के बाद जालौर, सिरोही और सांचौर जिले में डीम्ड फॉरेस्ट के लिए अधिसूचित और चिन्हित ओरणों के लिए तीनों जिलों के कांग्रेस और भाजपा के किन किन नेताओं ने वन विभाग और जिला कलेक्टरों के सामने आपत्तियां लगाई। चुनाव के बाद भी जालौर, सिरोही, सांचौर लोकसभा में काम करने के दावे में यकीन करने वाले वैभव गहलोत ये जताते नजर आए कि ओडवाड़ा के लिए वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन क्या ओरणों को डीम्ड फॉरेस्ट की सूची में डालने का आदेश देने वाला सुप्रीम कोर्ट खुद अपने ही आदेश को पलटकर ओरण में लोगों को नियमित करने का आदेश जारी करेगा? आहोर विधायक छगन सिंह राजपुरोहित सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ओरणों को डीम्ड फॉरेस्ट घोषित किए जाने के आदेश के बाद अपनी ही सरकार के द्वारा अपनी ही विधानसभा के 26 गांवों के ओरणों को डीम्ड फॉरेस्ट घोषित करने की अधिसूचना को वापस करवा पाएंगे? पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ओरवाड़ा प्रकरण में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस घटना को अमानवीय बताते हुए यह दावा किया कि उनकी सरकार में भी सीकर जिले के पटवारी का बाग गांव में राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश पर 154 कच्चे पक्के मकानों का अतिक्रमण हटाने का किया गया। उन्होंने लिखा कि उनकी सरकार द्वारा हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका लगाने और लोगों को राहत देने का काम किया गया, लेकिन अशोक गहलोत अपनी इस पोस्ट में एक हकीकत छुपा गए। वो ये कि पटवारी का बास गांव में जिस जमीन से अतिक्रमण हटाने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया था वो गोचर की थी, न कि ओरण की। गोचर और ओरण के लिए सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग आदेश निर्देश। न्यायालयों के अनुसार ग्राम पंचायतों में गोचर की भूमि का क्षेत्रफल सुनिश्चित रखना है। ऐसे में गोचर के नाम पर दूसरी जमीन आवंटित करके अतिक्रमित भूमि को आवासीय किया जा सकता है, लेकिन ओरणों के संबंध में राज्य सरकार को यह राहत देने का अधिकार नहीं है। जो अशोक गहलोत सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर राजस्थान में रिजर्व फॉरेस्ट और वन्यजीव अभयारण्यों के इको सेंसिटिव जोन घोषित करने को नहीं रोक पाई और इन इको सेंसिटिव जोनों में कांग्रेस के अपने करीबी नेताओं की व्यावसायिक गतिविधियों के लिए इन जगहों पर रहने वाले लोगों के भवन बनाने के रास्ते में रोड़ा अटकाई रही, उसी सरकार के मुखिया ओडवाड़ा में कांग्रेस के अपने किसी करीबी कद्दावर नेता का अहित नहीं होने की सूरत में आम जनता के लिए खड़े हो पाएंगे, ये मुश्किल लगता है। अब खुद सुप्रीम कोर्ट ओरणों को बचाने के लिए उन्हें डीम्ड फॉरेस्ट करने का आदेश दे रहा है, तो उसके ओरण भूमि का किस्म बदलने और उसकी जगह उतनी ही दूसरी भूमि देने के राज्य सरकार के विकल्प को सीमित मान लिया जा सकता है। खोरी गांव के निर्णय को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक रोटियां सेकने वाले नेताओं को ओरवाड़ा गांव के 440 परिवारों को राहत देने के लिए खोरी गांव की तरह ही उनके पुनर्वास किए जाने के विकल्प पर सबसे ज्यादा जोर देना चाहिए।
इससे सुप्रीम कोर्ट के ओढ़ने को लेकर दिए गए आदेशों के मद्देनजर यदि इन लोगों को इस भूमि पर रहने का अधिकार नहीं भी मिलता है तो उन्हें दूसरा आशियाना बनाने के लिए कानून सम्मत स्थान मिल सके और आर्थिक मदद मिल सके। दूसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में अपील से पहले इसके न्यायिक पहलू पर भी गौर कर लेना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही दिए निर्णयों को बदलते हुए सिर्फ ओडवाड़ा के लिए कोई ऐसी राहत दे पाएगी या नहीं। ऐसा नहीं हो कि सुप्रीम कोर्ट से राहत की बजाय ये नेता ओडवाड़ा के लोगों के लिए कोई आहत करने वाला निर्णय लेकर आ जाए। धन्यवाद।